लिया। इसकी परवरिश एक मशहूर सियासी घराने में हुई। बड़ा होकर ये न सिर्फ एक बड़ा बिजनेसमैन बना बल्कि सिंध के स्याह सफेद का मालिक बन गया, जिसकी आमद पर कराची की शाहराहों पर सिग्नल की बत्तियां बंद हो जाती, जिसकी मर्जी के बगैर सिंध की ब्यूरोक्रेसी में तकर्री तो क्या तबादला तक मुमकिन नहीं होता। महकमा रेवेन्यू का वजीर और सीनियर मेंबरान अपनी जगह, मगर इसके हुक्म के बगैर सरकारी जमीन इधर से उधर तक नहीं होती, जिसकी एक नजरे करम के लिए सरकारी ऑफिसर घंटों कतारें बनाकर खड़े रहते, जिसे सदर आसिफ अली जरदारी अपना मुंह बोला भाई और बिलावल भुट्टो अंकल अंकल कहकर पुकारते। मगर सदर आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर को इससे सख्त नफरत थी। इसे इबरत कहें या फिर फरियाल तालपुर की नफरत, वही अवैस मुजफ्फर टप्पी जिसकी जेबों से दिरहम और दिनार निकलते थे। एक वक्त में चेक को बाउंस करवाने के लिए भी जेब में पैसे तक नहीं थे। नाज़रीन, इससे फिर गुजर बसर करने के लिए दुबई में एक छोटा सा स्टोर खोला तो पैसों की तंगी की वजह से वो भी चलाना मुश्किल हो गया। अवैस टप्पी हाकिम अली जरदारी के मैनेजर की औलाद है, जिसकी परवरिश आसिफ अली जरदारी की माँ ने की, इसलिए आसिफ अली जरदारी इसको मुंह बोला भाई कहता रहा। 1995 में पब्लिक सिंध का इम्तिहान पास करने के बाद पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में अवैस टप्पी को डीडी रेवेन्यू तैनात कर दिया गया। 2008 से पहले तो अवैस टप्पी आवाम की नजरों से ओझल ही रहा, लेकिन पूरे सिंध का निजाम इसके हाथ में था। अवैस टप्पी को ऐसा प्रोटोकॉल मिलता जो वजीरे आला सिंध को भी नहीं मिलता था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद अवैस टप्पी का नाम मंजरे आम पर आना शुरू हो गया। कहा जाता है कि एसएसपी की पोस्टिंग से लेकर आईजी और चीफ सेक्रेटरी लगवाने तक का इख्तियार अवैस टप्पी के पास ही होता। हत्ता के सिंध के कई झगड़े ऐसे थे जिनके फैसले भी अवैस टप्पी ही किया करते थे। अवैस टप्पी जब घर से निकलते तो उनके पीछे दर्जनों कमांडर्स और जाती मुहाफिजों की गाड़ियां होती। आईजी इनके पास हर वक्त सर झुकाए खड़े रहते। डीआईजीज इनको खुश करने के लिए तहाइफ भेजते रहते। ये वो वक्त था जब आसिफ अली जरदारी अपनी बहन फरियाल तालपुर की बजाय अवैस टप्पी की ज्यादा मानते थे। अवैस टप्पी फिर ऐसे दोस्तों के घेरे में आ गए जिन पर वो अंधा एतमाद करते थे, लेकिन उन्हीं दोस्तों ने अवैस टप्पी की जड़ें खोखली करना शुरू कर दी। अवैस टप्पी अपने इक़्तिदार के नशे में धुत अपने प्रोटोकॉल को एंजॉय करने में लगा रहा। नाज़रीन, एक तरफ तो इसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, महंगे घर, बंगले और कई बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, दूसरी तरफ इसके खिलाफ साजिशें हो रही थी जिसका इसको अभी तक इदराक नहीं हुआ। इसके बाद अवैस टप्पी ने सियासत में आने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले अवैस टप्पी के साथ एक और मामला पेश आया। वो ये कि अवैस टप्पी और उज़ैर बलोच की एक खुफिया मीटिंग हुई, जिसमें किसी बात पर इन दोनों की चपली शुरू हो गई तो उज़ैर बलोच ने अवैस टप्पी को थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए अवैस टप्पी ने लियारी में ऑपरेशन शुरू करवा दिया। लियारी ऑपरेशन शुरू हुआ तो उज़ैर बलोच ने अवैस मुजफ्फर टप्पी पर कई इल्जामात लगाए। चौधरी असलम समेत कई अफसरान अवैस टप्पी के कहने पर लियारी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। लियारी गैंग वार के सरबराह उज़ैर बलोच ये मुसलसल कहता रहा कि ये सब कुछ अवैस टप्पी के कहने पर हो रहा है, लेकिन इसकी बात पर किसी ने कान न धरे। 2011 में अवैस टप्पी पर एक और इल्जाम ये आया कि जब सैलाब ज़दगान के लिए मच्छरदानियां खरीदी गई थी तो इसमें अवैस टप्पी ने मुराद अली शाह के साथ मिलकर 1.5 अरब रुपए का घपला किया। उन्होंने आसिफ अली जरदारी को थोड़ी कम कीमत बताई, जबकि ज़ुल्फ़िकार मिर्जा ने आसिफ अली जरदारी को सही कीमत बताई तो उन्होंने गुस्से में अवैस टप्पी को थप्पड़ रसीद कर दिया, लेकिन इनके सर से अपना हाथ नहीं खींचा। इन सब इल्जामात के बावजूद भी अवैस टप्पी और मजबूत होते गए। 2013 में आसिफ अली जरदारी ने घोड़ाबारी जिला ठट्टा के एक हलके में इन्हें टिकट दिया और कहा कि आप यहाँ से एमपीए बने। इसके बाद ठट्टा में कई तरक्याती काम शुरू हो गए। ठट्टा के लोग इनके तरक्याती कामों को देखकर पागल हो गए, जैसे कोई फरिश्ता आ गया हो। दूसरी जानिब मीडिया के लोगों ने भी इन्हें मशहूर करना शुरू कर दिया। अवैस टप्पी जब इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे तो टप्पी का इतना डंका बजता था कि मखदूम
अमीन फहीम के बेटे मखदूम जमीलुज़्ज़मा, जिनको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में कहा जाता था कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो वज़ीर आला सिंध मखदूम जमीलुज़्ज़मा होंगे। यही मखदूम जमीलुज़्ज़मा हल्के में खिताब करते हुए कहता है कि ठट्ठा वालों, आप खुश नसीब हो कि आज आपके दरमियान MPA नहीं, मुस्तकबिल का वज़ीर आला इलेक्शन लड़ रहा है। इलेक्शन जीत कर जब टप्पी MPA बना तो मामला सामने आया कि वज़ीर आला कौन बनेगा। सबका यही ख्याल था कि अवैस टप्पी वज़ीर आला बनेंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने इन्हें वज़ीर आला नहीं बनाया। टप्पी खुद तो वज़ीर आला सिंध न बन सका, लेकिन उन्होंने लॉबिंग करते हुए मुराद अली शाह की बजाय कायम अली शाह को वज़ीर आला सिंध बना दिया। कायम अली शाह जिस दिन वज़ीर आला बने तो उन्होंने 6 वज़ारतें अवैस टप्पी को दे दी, जिसके बाद अवैस टप्पी की परवाज़ें कायम अली शाह के प्राइवेट प्यारे से 7 और लाल शहबाज कलंदर हुआ करती थी। इनकी उड़ान इस कदर बड़ी तो खुद चीफ मिनिस्टर को भी ये पता न चलता कि इनका त्यारा अब कहाँ है। इस अरूज के बाद टप्पी का आहिस्ता आहिस्ता जवाल शुरू हो गया। इनके पीछे एक पूरा ग्रुप लगा दिया गया, जिनमें मुराद अली शाह और मुकेश चोला सरे फहरिस्त थे। उन्होंने इनके गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। आसिफ अली जरदारी को टप्पी के खिलाफ सबूत समेत कुछ ऐसी बातें बताई गई जो आसिफ अली जरदारी को नागवार गुजरी। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाद तालपुर ने भी टप्पी के खिलाफ महाज शुरू कर दिया। टप्पी खुद भी अपने घमंड और इक़्तिदार के नशे में बहुत कुछ ऐसा कर गया जिसने इन्हें नुकसान पहुंचाया। 5 नवंबर 2013 को जब नादिया कबूल ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की तो उन्होंने अवैस टप्पी के घर ऐलान किया। टप्पी इस बात पर बहुत खुश था कि अचानक उन्हें फोन आया कि आप चीफ मिनिस्टर हाउस आ जाएं। जब वो चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंचा तो वहां पर फरियाद तालपुर भी मौजूद थी। रात को एक प्रेस रिलीज आई कि अवैस टप्पी ने तमाम वजारतों से इस्तीफा दे दिया है, जबकि इनसे ये इस्तीफा दिलवाया गया था, लेकिन असल कहानी आज तक मालूम न हो सकी। कुछ लोगों का कहना है कि ये पैसों का मामला था, जबकि कुछ का कहना है कि ये एक लड़की का मामला था। इसके बाद आसिफ अली जरदारी ने आहिस्ता आहिस्ता तमाम प्रॉपर्टीज छीनना शुरू कर दी। टप्पी से तमाम घर और गाड़ियां भी ले ली गयी। 2016 में जब नैब एक्टिव हुई तो इनको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जाने लगा तो उन्होंने ये बहाना बनाया कि इनके भाई का इंतकाल हो गया, इसलिए इन्हें लंदन जाना है, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल गए और फिर कभी वापस नहीं आए। अवैस टप्पी की जब जेब खाली हुई तो गुजर बसर करने के लिए टप्पी ने स्टोर खोला। इस दौरान इनके 3 चेक बाउंस हो गए। दुबई में इन पर घेरा तंग होने लगा तो एक अरबी शख्स ने इसकी मदद की। नाज़रीन, ये एक ऐसा शख्स है जिसकी जेबों से दिरहम और दिनार निकलते थे। फिर इस पर एक ऐसा वक्त भी आया जब इनकी जेब में रुपया तक नहीं था। ये वही टप्पी था जिसके कहने पर पूरा सिंध हिल जाता। नौकर चाकर आगे पीछे फिरते, प्रोटोकॉल के लिए मुहाफिजों का दस्ता हर वक्त मौजूद रहता। फिर इस पर एक ऐसा वक्त आया जब इसकी जेब खाली थी और इसे गुजर बसर करने के लिए एक स्टोर खोलना पड़ा।